अब आपको वो भ्रष्टाचार की कहानी दिखाते हैं जहां से गठबंधन की बात बिगड़नी शुरू हुई। यह कहानी शुरू होती है लालू परिवार पर जिस दिन से भ्रष्टाचार के आरोप लगे उस दिन से। लालू यादव ने कितनी संपत्ति इकट्ठा कर रखी है ये उनको खुद भी नहीं मालूम है, क्योंकि जो आता चला गया लिखवाते चले गए। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ रोज नए आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता सुशील मोदी के मुताबिक लालू के परिवार के पास 100 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत 2000 करोड़ तक हो सकती है। पटना की जिस जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनाया जा रहा है, इसी जमीन से लालू के परिवार की संपत्तियों का सच सामने आना शुरू हुआ था और अब यही जमीन लालू के गले की हड्डी बन गई है। लालू और उनके परिवार के लोगों के चुनावी हलफनामे में इस जमीन का कहीं कोई जिक्र नहीं था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जैसी कई और संपत्तियां हैं जो किसी और के नाम पर खरीदी गयी, लेकिन वो लालू के परिवार के किसी न किसी सदस्य की हो गयी। पटना बाईपास मुख्य सड़क, उसी पर ये जमीन पर इतनी बड़ी मंजिल 3 मंजिला इमारत है। ये पहले कांति सिंह के नाम पर था और बाद में अब लालू परिवार के नाम पर हो गया है। ये पक्के तौर पे कहा जा रहा है कि कांति सिंह ने ये जमीन आखिर लालू यादव के परिवार को क्यों दी। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री बनाने के एवज में उनसे ये जमीन ली गई है। इस संपत्ति की मौजूदा कीमत 5 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। हाल ही में आयकर विभाग ने लालू और उनके परिवार से जुड़ी 12 बेनामी संपत्तियों को अटैच किया। ये 12 प्लॉट पटना में अलग अलग जगहों पर हैं, जिनकी कुल कीमत 85 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 50 करोड़ होने का अनुमान है। हम इस समय खड़े हैं D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। यह मकान लगभग 800 गज में बना है और इस मकान को AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2008 में खरीदा था। इस कंपनी को साल 2008 में मुंबई के 5 ज्वेलरों ने 5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया था, जिससे ये मकान खरीदा गया और फिर इस कंपनी के सारे शेयर लालू के बेटे तेजस्वी यादव और बेटी चंदा यादव के पास आ गए। दिल्ली के ही सैनिक फार्म में लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश के नाम पर 3 एकड़ का फार्म हाउस होने का आरोप है, जिसकी कीमत करीब 36 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के ही बिजवासन में पालम फॉर्म्स नाम से संपत्ति भी मीसा और शैलेश से जुड़ी होने का आरोप है। आरोप के मुताबिक 4 फर्जी कंपनियों से पैसे लेकर इसे खरीदा गया था। इसकी कीमत भी करीब 40 करोड़ के आसपास है। लेकिन अब इन संपत्तियों के बाद हम आपको दिखाते हैं लालू के परिवार के सदस्यों के चुनावी हलफनामे। राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी और मीसा के इन हलफनामों में कुल 53 अचल संपत्तियों का जिक्र है। इनमें से राबड़ी के नाम 17 अचल संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत 2 करोड़ 41 लाख 25 हजार रुपए है। मीसा के पास कुल 2 करोड़ रुपए हैं और इसमें 21 अचल संपत्तियों का जिक्र है। हलफनामों में तेज प्रताप और तेजस्वी के नाम कुल 15 अचल संपत्तियों का जिक्र है, जिनकी कीमत सिर्फ 1 करोड़ 41 लाख 90 हजार बताई गई। यानी सब मिलाकर सिर्फ 5 करोड़ 83 लाख की संपत्ति। हलफनामे की रकम और हर दिन सामने आ रही नई संपत्तियों की तस्वीरों में बड़ा अंतर दिख रहा है। यही वजह है कि लालू के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी के साथ पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। तो 2013 में सांप्रदायिक ताकतों से दूर हटने के नाम पर दूर हुए नीतीश अब लालू के इसी करप्शन का हवाला देकर के लालू से भी दूर हो गए हैं। घटनाक्रम आज 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे के बाद तेजी से बदलना शुरू हुआ। क्या रही बड़ी बातें, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं रोमाना का। रोमाना के पास हम चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज शाम तेजी से घटनाक्रम बदला है। नीतीश कुमार ने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अब इस गठबंधन में मेरा दम घुटता है, यहां काम करना बहुत मुश्किल है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद घटनाक्रम किस तरीके से बदला है, रोमाना से जानते हैं। तो हम लगातार
शाम 6:27 से जब आपके चैनल एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए निकले राजभवन के लिए, इस खबर पर बने हुए बड़ी खबर है, 4 साल बाद बीजेपी के साथ नीतीश की वापसी हो रही है बिहार की सत्ता में, और इसीलिए इसे नीतीश कुमार की बिहार में घर वापसी माना जा रहा है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के साथ कल शपथ लेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू बीजेपी गठबंधन की ये सरकार जो बीजेपी में अब शक्ल लेने वाली है। नीतीश के घर बीजेपी विधायकों की बैठक चल रही है। कुछ ही देर पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जब विधायकों का नीतीश के घर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था, और बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आज ही राजभवन जाएंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले ही राजभवन चिट्ठी सौंप दी गई है नीतीश कुमार को समर्थन देने की, लेकिन ये बैठक जब नीतीश कुमार के घर पर खत्म हो जाएगी विधायकों की, उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। देखिए, लालू का साथ छोड़कर शाम 6:30 बजे का वक्त था जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। शाम के 6:30 बजे नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि 20 महीने तक इस महागठबंधन की सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन अब जो हालात बन गए थे उसमें उनका मुख्यमंत्री बने रहना इस महागठबंधन की सरकार का वो मुमकिन नहीं था। और अब किस तरीके से नीतीश कुमार जेडीयू के समर्थन के साथ जेडीयू और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे, जरा ये आंकड़ा भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार में जो जादुई आंकड़ा है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो 122 का है। कुल 243 विधानसभा सीटें बिहार की, जादुई आंकड़ा 122 का। बीजेपी के पास 53 विधायक हैं और अगर एनडीए को मिला लिया जाए मतलब बीजेपी प्लस, तो यह आंकड़ा 58 पर पहुंच जाता है। नीतीश के पास 71 विधायक हैं। अगर सिर्फ नीतीश मतलब जेडीयू के 71 और सिर्फ बीजेपी के 53 भी जोड़ दिए जाएं तो भी आंकड़ा जो है वो 124 पर पहुंच जाता है। लेकिन इसमें अगर बीजेपी की बाकी सहयोगी दलों के 5 विधायकों को मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 129 पर। मतलब जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 7 ज्यादा। अनुराग, बिल्कुल 7 ज्यादा, यानी सरकार बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब जितनी भी है वो लालू प्रसाद यादव के लिए है। अब वो इससे कैसे निपटेंगे ये वही जाने। लेकिन राजभवन जो पहुंचने की बात है नीतीश कुमार के, वो किसी भी वक्त राजभवन जा सकते हैं विधायकों के साथ। उसमें रोड़ा ये है कि राज्यपाल अभी अस्पताल में हैं, चेकअप की वजह से राजभवन जाने में देरी हो रही है, उनका रूटीन चेकअप चल रहा है। नीतीश के घर विधायकों की बैठक लगातार जारी है। जैसे ही खबर आएगी कि राज्यपाल चेकअप कराकर वापस आ गए, उसके बाद देखते हैं क्या फैसला होता है। क्या आज ही राजभवन जाएंगे, क्योंकि राजभवन जाने में देरी हो रही है, क्योंकि राजभवन से राज्यपाल निकले हुए हैं और वो अपना चेकअप कराने के लिए अभी अस्पताल में हैं। रूटीन चेकअप उनका चल रहा है और चेकअप करा के वो वापस राजभवन लौटे नहीं हैं। लिहाजा नीतीश अपने घर विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। अगर राज्यपाल राजभवन में होते तो मुमकिन है कि अब तक विधायकों के साथ नीतीश कुमार पहुंच जाते राजभवन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। लेकिन अब यहां स्थिति में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जानने के लिए रोमाना का रुख करते हैं। रोमाना, क्या जानकारी है? आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा, किसे कौन सा पद दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब जो नीतीश का मंत्रिमंडल होगा उसमें किस किस को शामिल किया जाएगा? दिबांग, क्या पिछली बार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, एक बार फिर से हम सुशील मोदी को देखेंगे बिहार का उप मुख्यमंत्री बनते हुए? रोमाना, एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से जिस तेजी से घटनाक्रम चल रहा है उससे साफ है कि इसकी पहले से तैयारी थी। तो अगर पहले से तैयारी थी तो मंत्री भी तैयार है, मंत्रिमंडल भी तैयार है। और ये जो एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे, जवाब है हाँ। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सुशील मोदी एक बार फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। ये एक बड़ी खबर है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कल नए मंत्रिमंडल जो है वो बिहार में शपथ लेगा। वो भी खबर हमारे सूत्र उसको भी बिल्कुल सही बता रहे हैं और ये बहुत उच्च सूत्र हैं। तो ये दोनों खबरें मैं आपको दे रहा हूं कि एक तो कल शपथ ग्रहण होगा और दूसरा सुशील मोदी बिहार के मंत्री पद का बंटवारा करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से पहले और बड़े अच्छे तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में सरकार चला चुके हैं लंबे वक्त तक। जी हाँ, चला चुके हैं। मंत्रिमंडल तैयार है, विभाग तैयार हैं। मैं लालू जी से पूछ रहा हूँ, आप कर क्या रहे थे लालू जी? यहाँ तो पूरी तैयारी थी,
आप देखते रह गए, आप बात ही करते रह गए। कई जेडीयू के नेता इसी का जिक्र तो नहीं कर रहे थे, जो बार बार कह रहे थे कि दीवार पे लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहे हैं लालू प्रसाद यादव? बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने किया वो अब बहुत सारे सवाल पैदा करता है उनके भविष्य के बारे में, सवाल पैदा करता है कांग्रेस के भविष्य के बारे में। तो एक बड़ी विजेता के तौर पर अगर कोई निकली है तो इसमें बीजेपी निकली है, दूसरी बड़ी विजेता इसकी जो है वो जेडीयू है। और ये खबर बिल्कुल पुख्ता है कि कल मंत्रिमंडल में सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। बिल्कुल। और देखिए, जो दिबांग यहाँ पर कह रहे थे कि सवाल खड़ा करता है, या आरजेडी के लिए सवाल खड़ा करता है, ये कांग्रेस के लिए, उससे भी बड़ी बात ये कि 2017 का ये जो बिहार का सियासी संकट था, दरअसल ये 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए था, और ऐसे में विपक्ष की एकता के लिए ये यहाँ पर बड़ा संकट पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग, पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। केंद्रीय नेतृत्व से और पार्टी ने तय किया है कि नीतीश कुमार को हम समर्थन देंगे और सरकार में भी बीजेपी शामिल होगी। वैसे नीतीश ने लालू से अलग होकर बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति बदल दी है। इसके साथ ही यह तय हो गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा ईमानदारी ही होगा। तो हमारी क्या भूमिका है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम को राजभवन से निकले और इस्तीफे का ऐलान कर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर त्याग पत्र सौंपा है। हमने महागठबंधन की सरकार 20 महीने से भी ज्यादा समय तक चलाया है। नीतीश ने यह कदम उठाकर साफ कर दिया कि वो ईमानदार छवि से समझौता नहीं करेंगे। मुझको ये प्रतीत हो गया कि अब इसके आगे काम करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट बिहार के प्रति है, बिहार के लोगों के प्रति है, बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास के प्रति मेरा कमिटमेंट है। और हम उस कमिटमेंट को अब आगे ऐसी परिस्थिति में निभा नहीं सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आज की परिस्थिति में ऐसी सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं है। लोगों के सामने हम जाएं और हम अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर अपने आचरण को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो वो कैसा पब्लिक लाइफ है। हम लोग तो शुरू से बोलते रहे लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब इस पर कोई सवाल उठाएगा तो मैं क्या उत्तर दूं? नीतीश के इस मास्टर स्ट्रोक ने बिहार ही नहीं देश की राजनीति के समीकरणों को बदल कर रख दिया, जिसके केंद्र में ईमानदारी है। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब है लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जिन पर लगे आरोपों के बाद से ही नीतीश कुमार के ऊपर उंगली उठ रही थी। यही वो बात थी जिसने नीतीश कुमार को बहुत परेशान कर दिया। इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी नहीं देगा इस्तीफा, डिसमिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं है। हम कोई इस प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है। नीतीश के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत सलाम किया। पीएम मोदी ने 2 ट्वीट कर नीतीश को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने पर बधाई दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद बिहार में बीजेपी विधायक दल तो दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई, जिसमें उन्हें समर्थन देने का ऑफर किया गया। हम तो उनके इस साहस और निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने राजनीति में उच्च नैतिक आदर्श स्थापित किया है कि मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है तो उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। मुझे लगता है कि उनका यह आज का निर्णय वर्षों वर्षों तक इस देश की राजनीति में याद रखा जाएगा। और बीजेपी लगातार ये कहती रही कि नीतीश जी आप घुटना मत टेकिए, राजद के भ्रष्टाचार के सामने, उनकी 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के सामने आप घुटना मत टेकिएगा। और मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने घुटना नहीं टेका, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया। और जो कहते थे कि हम जो भ्रष्टाचार के बारे में हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो अडिग बने रहे, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से और पार्टी ने तय किया है कि नीतीश कुमार को हम समर्थन देंगे और सरकार में भी बीजेपी शामिल होगी। अभी एक अणे मार्ग में एनडीए के विधायक सब पहुंच रहे हैं और दोनों दलों की बैठक होगी, जो नीतीश कुमार को नेता निर्वाचित किया जाएगा। जेपी के इस ऑफर को नीतीश ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया और इस तरह से एक बार फिर बिहार की सरकार में बीजेपी की वापसी हो गई। बीजेपी को हरा के आए थे इन्होंने, बीजेपी को वोट दिया राष्ट्रपति में, नोटबंदी में किया, फिर भी हम लोगों ने जस्टिफाइड किया। तो ये समूचा सेट था ये मामला। और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दिलाएंगे। और खुद वे बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था, तो हम लोग क्या गलती कहा। भारत को तोड़ने पर आमदा है भाजपा। बिहार की जनता सब देख रही है, हम लोग का भी देह हल्का हो गया। अब पूरा लग करके हम इसका मुकाबला करेंगे। लालू चाहे जो कहें, लेकिन नीतीश के इस कदम से दो बड़ी बातें होंगी। पहली ये कि 2019 के चुनाव से पहले विपक्ष की एकता को बहुत गहरी चोट लगी है। नीतीश के इस फैसले से लालू यादव जहां सत्ता गंवा देंगे, तो वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अगले चुनाव में मोदी को घेरने के लिए मजबूत मोर्चा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि 2019 में मोदी का दावा और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी और मजबूत होगी और नरेंद्र मोदी का कद राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि नीतीश ने लालू का साथ छोड़कर सत्ता को बाय बाय क्यों कहा। इस सवाल का जवाब आपको दें, उससे पहले आपको बताते हैं कि बिहार के महागठबंधन में भ्रष्टाचार ने कैसे सेंध लगाई। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज है। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को फायदा पहुंचाया गया, जिसकी एवज में लालू यादव के परिवार के सदस्यों को सस्ते दाम पर जमीनें दी गयी, जिसमें तेजस्वी का नाम शामिल है। इसी मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज करने के बाद 12 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद से नीतीश कुमार चाहते थे कि तेजस्वी इस्तीफा दे। लालू परिवार पर लगे इन्हीं आरोपों और इन पर सफाई न देने की हट ने बिहार में महागठबंधन को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से नीतीश ने अलग होने में ही भलाई समझी। इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिसमिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं है। हम कोई इस प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने ईमानदारी का नाम लेकर इस्तीफा दिया हो। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार ने सबसे पहले वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया। अगस्त 1999 में गैसाल रेल ट्रेन हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 2000 में नीतीश कुमार 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन पर्याप्त बहुमत नहीं होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। इसके बाद 17 मई 2014 को लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में
जेडीयू को 40 में से सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी। इसके बाद आज तेजस्वी यादव के इस्तीफा न देने पर नीतीश कुमार ने खुद ही हटने का फैसला किया। नीतीश की यही ईमानदारी वाली राजनीति उन्हें बिहार का सबसे बड़ा नेता बनाती है। यही वजह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव को उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। वहीं चुनाव के बाद जेडीयू के कम सीट जीतने पर भी नीतीश को बिहार की बागडोर सौंपनी पड़ी। लेकिन महागठबंधन की सरकार चलाने के दौरान नीतीश को लग गया कि लालू से उनका तालमेल नहीं चल पाएगा, जिसके बाद एक बार फिर नीतीश और लालू में तलवारें खिंच गई। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई कि हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। और मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी एमएलसी का जो इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेरेशन दिए हैं उसमें भी इन्होंने स्वीकार किया। फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बैठे थे? कौन सा जीरो टॉलरेंस, कौन सी ईमानदारी भाई? ईमानदारी भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार। भ्रष्टाचार का तथाकथित आरोप से बड़ा है अत्याचार और एक नागरिक, एक वोटर की हत्या। लालू जो भी कहें, लेकिन उनके इस आरोप से नीतीश से ज्यादा उन्हीं पर उंगली उठती है, क्योंकि अगर उन्हें पता था कि नीतीश पर एक गंभीर आरोप है तो उन्होंने नीतीश के अलग होने का इंतजार क्यों किया? वहीं नीतीश ने तेजस्वी के मामले में लगातार अपनी स्थिति साफ रखी और आरजेडी से लगातार सफाई की मांग की। नीतीश की साफ सुथरी राजनीति की स्टाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी मिलती जुलती है, जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का दावा करते हैं। मोदी हर रैली और सभा में कहना नहीं भूलते कि उनकी 3 साल की सरकार के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। भारत में सरकारें बदली गई हैं, उसके मूल में एक प्रमुख कारण रहा है भ्रष्टाचार, बेईमानी। बड़ी नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने 3 साल में जो भी कार्यकाल किया बिताया है, अब तक इस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है। मोदी के इस दावे पर भले ही विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन वक्त वक्त पर नीतीश कुमार उनकी सरकार के फैसलों का समर्थन कर चुके हैं। वो चाहे नोटबंदी हो या फिर राष्ट्रपति कोविंद की उम्मीदवारी का समर्थन, नीतीश ने हमेशा अलग जाकर स्टैंड लिया है। नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया। मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से, और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साफ साफ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं। लेकिन हमने जो जनहित में था और लोगों को नोटबंदी का अच्छा प्रभाव दिख रहा था, खासकर आम लोगों में, गरीबों में, हम हमेशा गांधी जी को कोट करते हैं। गांधी जी ने हमेशा कहा है कि इस धरती पर लोगों की जरूरत की पूर्ति होगी, लेकिन लालच की नहीं। नीड की पूर्ति होगी, लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यहीं रहेगा। बिहार में तस्वीर साफ होने के बाद अब ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक बार फिर साथ आ गए हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने पर एनडीए से नाता तोड़ लिया था, लेकिन अब वो मोदी के प्रधानमंत्री रहते ही एनडीए में वापसी कर रहे हैं, जिसके साथ ही एक और राज्य पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। हम आपको बता दें कि देश के 52% आबादी पर बीजेपी की सरकारें हैं और 14.25% आबादी पर एनडीए की सरकार है। अगर इन्हें जोड़ दें तो देश की 67% आबादी पर एनडीए की सरकार होगी।
जो नरेंद्र मोदी की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। लगातार 20 महीने से बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर होना कचोट रहा था और 20 महीने के बाद कल शाम 5 बजे वो एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। कल शाम 5 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे। नीतीश और बीजेपी के गठबंधन का कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनेंगे एक बार फिर से, ये खबर आ रही है। कल शाम 5 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे। हालांकि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, क्योंकि कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। आज शाम 6:27 पर इस्तीफे की खबर आई थी। यानी आप देखें तो कुल मिलाकर के 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो भूचाल आया था ये शांत हो जाएगा। ये जिस तेजी से आया और जिस तेजी के साथ सेटल हो रहा है, निपट रहा है, उससे ये साफ होता जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिख ली गई थी। ये प्यार धीरे धीरे बढ़ा है। अचानक नीतीश बाबू के दिल में बीजेपी को लेकर के पुराना प्यार नहीं जागा, बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ा है। जैसे जैसे नीतीश बाबू का दम घुटता गया लालू के साथ गठबंधन में, वैसे वैसे बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑक्सीजन मिलती रही। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। 24 घंटे के अंदर बड़ी तेजी के साथ घटनाक्रम बदला। 6:30 बजे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। उसके बाद राजभवन जाकर के वो इस्तीफा सौंप करके आए और उन्होंने कहा कि अब इस गठबंधन में वो काम नहीं कर सकते थे। लालू के साथ काम करने में उनका दम घुट रहा था। वो भ्रष्टाचार से परेशान हो चुके थे। उन्होंने फिर इस्तीफा देने के बाद विकल्प अपने खुले रखे। अब आपके सामने तस्वीर है, बीजेपी के साथ एक बार फिर बनेगी नीतीश की सरकार। लौटते हैं बहुत जल्द वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद। पूरा का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। तो ऐसी परिस्थिति में इस सरकार का नेतृत्व करना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दिया। केंद्रीय नेतृत्व से और पार्टी ने तय किया है कि नीतीश कुमार को हम समर्थन देंगे और सरकार में भी बीजेपी शामिल होगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।